हो गया, गेम ऑन है। सो हमारे पास जी 15 MCQs दे दिए एग्जामिनर ने। 15 नंबर के MCQs, जरूरी नहीं 15 MCQs होंगे। MCQs 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इधर 12 है। कुछ MCQ 1 नंबर का है, कुछ 1.5 मार्क का है, कुछ 2 मार्क का है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा कि वहाँ पे टाइम कितना लगेगा। MCQ नंबर 1 है जी हमारे पास 2 नंबर के लिए। क्या कहता है? बेस्ट कुक लिमिटेड इज इंगेज्ड इन प्रोसेस फॉर फ्रोजन फूड प्रोडक्शन। प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड जो है वो बेचता है बिजनेस, लाइक KNNs। द मार्केट फॉर फूड इज हाईली कंपेटिटिव वेयर की प्लेयर्स आर स्ट्राइविंग हार्ड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। मार्केट बड़ी कंपेटिटिव है और की प्लेयर्स स्ट्राइविंग हार्ड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मीन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बड़ी रुक गई है, बड़ा ही मुश्किल हो गया है प्रॉफिट जनरेट करना। एंड देयर हैज़ बीन नो मेजर न्यू कंपैक्टर एंटर्ड इनटू द मार्केट इन लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में कोई नया कंपैक्टर एंटर नहीं हुआ। कोई इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, ग्रोथ पे हो, मैच्योरिटी पे हो, डिक्लाइन पे हो, तो मुझे बताओ कहाँ पे नए कंपैक्टर्स एंटर नहीं होंगे? इंट्रोडक्शन स्टेज पे एंटर होते हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। ग्रोथ होती इस वजह से है कि नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। मैच्योरिटी पे जब इंडस्ट्री आती है, मैच्योरिटी की लास्ट स्टेज पे बिफोर डिक्लाइन, तो फिर नए कंपैक्टर्स नहीं आते। डिक्लाइन में क्या होता है? कंपैक्टर्स भाग रहे होते हैं। यहाँ पे भागने वाली इंफॉर्मेशन नहीं, उसने क्या दिया है कि नया कंपैक्टर कोई एंटर नहीं हुआ पिछले 2 सालों से, जिसमें इंट्रोडक्शन ग्रोथ तो नहीं है। क्यों? वहाँ पे तो कंपैक्टर धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर कोशिश कर रहा होता है इसी इंडस्ट्री में जाया जाए जब भी ग्रोथ में है या इंट्रोडक्शन स्टेज पे लोग आ रहे होते हैं। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे पिछले 2 सालों से कोई कंपैक्टर नहीं आया तो फिर इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन स्टेज ही नहीं है। डिक्लाइन में क्या हो रहा है? कंपैक्टर भाग रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए इसने भागने वाली इंफॉर्मेशन नहीं, एंट्री वाली दी है। दिस मीन मैच्योरिटी स्टेज पे नज़र यही आ रहा है। खैर देखते हैं आगे। द प्राइसेस आर मोस्टली स्टेबल, और मैच्योरिटी पे ही प्राइसेस स्टेबल हो जाती। क्यों? ग्रोथ पे प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही होती है। इंट्रोडक्शन पे प्राइसेस लो होती हैं, डिक्लाइन पे प्राइसेस लो हो जाती हैं, स्टेबल नहीं रहती। क्यों? चीज़ें जो पड़ी हैं वो निकालने के लिए सेलें लगाई जाती हैं, सेल अप टू 75% ऑफ। प्राइसेस लो होती हैं कहाँ पे? डिक्लाइन में। यहाँ पे क्या होगी? स्टेबल। और ये एक और इंडिकेशन देगा किस चीज़ की? मैच्योरिटी स्टेज की। हाँ, सो प्राइसेस आर मोस्टली स्टेबल एंड कंपैटिटर्स आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट टारगेटेड कस्टमर बाय यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स। और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू। क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं? प्रोडक्ट का साइज़ चेंज करो, शेप चेंज करो, कलर चेंज करो, थोड़ी सी इनोवेशन के थ्रू आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके प्राइसेस कम करो। BCL प्रोडक्ट इज इन डैश स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू डैश। और उसे रिकमेंड आप क्या करोगे? तो पहली बात तो क्या ग्रोथ स्टेज है? नहीं। मैच्योरिटी है? यस। तो क्या मैच्योरिटी के साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप रिकमेंड करोगे या मार्केट प्रोडक्ट एग्रेसिवली रिकमेंड करोगे? मार्केटिंग आप अग्रेसिव तब करते हो जब नए नए बिजनेस मार्केट में आ रहे होते हैं, तो आप अग्रेसिव मार्केट से उनको आउट करने की कोशिश करते हो। और ग्रोथ स्टेज पे हैवी मार्केटिंग होती है। यहाँ पे आप क्या करोगे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट का साइज़, कलर, शेप, इनोवेशन के थ्रू थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके अंदर नया ला के कस्टमर को क्या करोगे? रिटेन करोगे। जी कौन सी ऑप्शन है? B 2 नंबर, 2 नंबर 48 50 49 51। ओके, मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है। 83 85 यहीं पे करके मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। क्या कह रहा है? मैक्सिमम भी अगर बना तो 83 85। क्यों? थ्योरी अंदर सारा का सारा अमेरिकन नहीं है कि 90s में मैरिज सर्टिफिकेट बने। जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, MCQ नंबर 2 फॉर जस्ट 1 मार्क। देयर इज सिग्निफिकेंट गैस शॉर्टेज इन ए टाउन।
Tech appliances TA is considering improving economical variants of electric oven and geysers to meet the ever increasing market demand। चूँकि गैस नहीं है तो लोगों को घरों में चूल्हे चलाने हैं, नहाने के लिए गर्म पानी चलाइए, गीज़र चलाने हैं। तो TA ने क्या किया है, इकोनॉमिकल वेरिएंट ऑफ ओवंस एंड गीज़र जो है वो निकाला है, मीन जो शायद कम बिजली खर्चेगा। क्या ख्याल है, कम बिजली खर्चने वाले। इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड, क्यों मार्केट में डिमांड है इन चीज़ों की, क्यों गैस नहीं है तो लोगों ने कुछ तो यूज़ करना है बिजली, ओबियसली वो चीज़ लेंगे जो कम खर्चेगी, क्यों बिजली के यूनिट्स प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। सो TA हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड सप्लायर्स इन चाइना हु हैज़ एग्री टू सप्लाई दीज प्रोडक्ट्स शॉर्टली। और चाइना के अंदर ऐसी चीज़ें आम पड़ी हैं, एक सप्लायर को कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा सर मसला ही नहीं, अभी आपको डिलीवर कर देते हैं। इनको स्पेशलाइज्ड आप प्रोड्यूस नहीं करवा रहे अपने लिए, इन वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आपको फौरी मिल रही हैं, और अगर आपको अवेलेबल हैं तो कोई भी ला सकता है। क्या करें, अगर आपको अवेलेबल है तो कोई भी ला सकता है। ये तो नहीं कि आप स्पेशलाइज मैन्युफैक्चर खुद से कर रहे हो या चाइना से खुद स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, नहीं, क्योंकि अगर खुद करवा रहे हो तो फिर शॉर्ट ही नहीं मिलनी थी, फिर तो टाइम लगना था ना। क्या कह रहा है, जिसमें अवेलेबल है वहाँ पे बनी बनाई पड़ी हैं, उनका सर कोई मसला ही नहीं, बस अभी आई, हाँ कोई भी ले सकता जाके। सो करंटली नो कंपैटर इज ऑफरिंग सच वेरिएंट्स इन ए टाउन, और कोई बिजनेस अभी ये चीज़ें नहीं दे रहा, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड हाई है। बाय यूजिंग पोर्टर 5 forces मॉडल, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कंपैटिटिव राइवरी। So by using 5 forces model, it can be inferred that threat of new entrants is a high। कहाँ पे हाई होता है, जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होती है। ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, यस है, हर बंदा इस तरह की चीज़ें चाहता है भाई। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होता है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, जहाँ पे गैप कम होता है, मीन कम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री ग्रोथ में है तो डिमांड है इस चीज़ों की, एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है तो हर नया इन्वेस्टर क्या टारगेट करेगा, मैं भी यहाँ पे जाऊँ। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज़ अ हाई एंड बारगेनिंग पावर ऑफ बायर इज़ अ हाई। नहीं, बाहर के पास तो और ऑप्शन ही नहीं है, कस्टमर के पास क्या कोई और ऑप्शन है, नहीं। आप अकेले अगर मोनोपोली पे बैठे हो तो फिर तो जो प्राइसेस आप चार्ज करोगे अभी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, जब कोई नए कंपैटर आ जाएंगे फिर आपको प्राइसेस लो करना पड़ेंगी, क्यों, फिर कस्टमर के पास ऑप्शन होगी, वो बारगेनिंग कर सकता है, अभी बारगेनिंग नहीं कर सकता। क्या ख्याल है, तो पहली बात तो गलत होगी, आधी बात ठीक थी, सेकंड हाफ ठीक नहीं था। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई एंड बारगेनिंग पावर ऑफ बायर इज लो, ये बात ठीक है, यस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लो, बकवास, पूरी खत्म होगी बात। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज लो, बकवास, बी ऑप्शन। 3 नंबर हो गए, 50 सिक्योर करने में। पेपर नहीं, हर क्वेश्चन को पास करना है, पेपर नहीं हर क्वेश्चन को पास करना है, पेपर ऑटोमेटिकली पास होगा। लोग जाते हैं पेपर पास करने, क्वेश्चन नहीं पास कर रहे होते कि इस क्वेश्चन को पास कैसे करना है। जी नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा, 3 तरह की पॉलिसीज होती हैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की। डिफेंसिव, जिसका नाम कंजर्वेटिव भी था, मीन ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मैनेज करके चलना, और क्या करना, आपका जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस करना। क्या कहला है, अग्रेसिव, लो वर्किंग कैपिटल लेके चलना, लो वर्किंग कैपिटल लेके चलना, और क्या करना, कुछ परमानेंट भी शॉर्ट टर्म के थ्रू फाइनेंस करना, और फ्लक्चुएटिंग सारा का सारा शॉर्ट टर्म के थ्रू फाइनेंस करना। यही पढ़ा था हमने। क्या कहला, कंजर्वेटिव में ऑल परमानेंट एंड सम फ्लक्चुएटिंग शॉर्ट टर्म के थ्रू के लॉन्ग टर्म के थ्रू, लॉन्ग टर्म के थ्रू। अग्रेसिव में ऑल फ्लक्चुएटिंग एंड सम पार्ट ऑफ परमानेंट थ्रू शॉर्ट टर्म। और मॉडरेट पॉलिसी थी क्या, जो परमानेंट है उनको लॉन्ग टर्म के थ्रू मैनेज करना, और जो
फ्लक्चुएटिंग है उनको शॉर्ट टर्म के थ्रू फाइनेंस करना। तो क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी। व्हाट इज अग्रेसिव? ऑल फ्लक्चुएटिंग एंड सम पार्ट ऑफ परमानेंट फंडिंग थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। All permanent assets as well as part of fluctuating current assets are financing by long term funding। नहीं, ये aggressive नहीं, ये क्या थी? कंजर्वेटिव। ये क्या थी? कंजर्वेटिव, या ये डिफेंसिव भी हमने कही थी कि अगर दूसरी एग्रेसिव है तो ये फिर क्या है? डिफेंसिव है। तो ये तो नहीं है। दूसरा क्या है? ऑल परमानेंट एसेट्स एज वेल एज पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फंडिंग। अग्रेसिव ये नहीं थी। अग्रेसिव मेनली किस चीज़ की थी? फ्लक्चुएटिंग ऑल और सम परमानेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल परमानेंट नहीं, ये गलत होगी, ये तो इसकी कोई बात ही नहीं थी। ऑल फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स एज वेल एज सम परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और चौथी क्या है? ओनली फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फंडिंग। ये मॉडरेट की बात थी। ये क्या था? मॉडरेट। क्या ख्याल है? वर्किंग कैपिटल यही एक पेज ही था उसके अंदर लर्न करने वाला, बाकी तो उसमें कुछ था ही नहीं। बाकी तो सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, रेशोज थी, एक पेज ही था ना। क्या ख्याल है? वर्किंग कैपिटल में जो एक मेन टॉपिक लर्न करने वाला वो क्या है? यही था कि लॉन्ग टर्म परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आपने कैसे मैनेज करना है और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। तो परमानेंट को मैनेज करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और फ्लक्चुएटिंग को शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और 3 पॉलिसीज़ थी। तो उसमें से एक पॉलिसी उसने पूछ ली यहाँ पे, 1.5 मार्क। क्या ख्याल है जी? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पढ़ा, 4 मेन हेड थे चैप्टर 13 रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। एक रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और एक बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पूरे चैप्टर के अंदर ये 4 हेड हैं बस। उस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर एक हेड था इम्प्लीमेंटेशन। उस हेड इम्प्लीमेंटेशन से ये पार्ट बना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। कि कौन सा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है? डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एलोकेटिंग एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन वाले हेड में आया था, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। अगर आपने वो 3-3, 4-4 पॉइंट रटा लगाए हुए हैं हर हेड के अंदर। डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन प्लान इंक्लूडिंग डेडलाइंस, तो ये था उसके अंदर। आइडेंटिफाइंग वेयर व्हेन एंड हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस आर मेड एंड बाय होम, ये भी था उसके अंदर। ensuring that organization arrangement for managing risk are clearly understood and practice, ये भी था उसके अंदर। एक चौथा पॉइंट उसके अंदर था कि आपने क्या करना है? चेंज करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर नीड हो तो। ये 3 उसके अंदर थे। चौथा वो था, ये पहला वाला इम्प्लीमेंटेशन का नहीं था, ये किसका था? डिज़ाइन का था। तो उसने यही पूछा कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कौन सा नहीं है। क्या ख्याल है? 4 हेड थे। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट वो सिर्फ 8 लाइनें थी। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस 6 पॉइंट थे। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एक बड़ा हेड था जिसके अंदर 6 हेडिंग्स हैं, 5 हेडिंग हैं और हर हेड के अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट्स हैं। और चौथा हेड था बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वो तो वैसे ही खुद से लिखे जा सकते हैं, उसमें तो कोई लर्न करने वाली चीज़ ही नहीं थी। मीन जो लर्न करने वाली चीज़ थी वो क्या था? रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की था, 5 हेड के अंदर हर हेड के 3-3 पॉइंट्स। अगर वो लर्न है तो ये 1.5 नंबर है, 1 नंबर है, वरना नहीं है। क्या ख्याल है? कोई चीज़ अभी तक सिलेबस से बाहर नहीं, सब कुछ सिलेबस के अंदर, वेरी स्पेसिफिक जी। उसके बाद अगर हम देखें जी नंबर 5 हमारे पास MCQ क्या है? 1.5 मार्क का
आउट ऑफ सिलेबस है, ये स्टैट के चैप्टर से है, देखते हैं क्या है। हमजा लिमिटेड प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी मैकेनाइज्ड. The process involves 4 machines. Machine Maintenance Department (MMD) informs that if one of the machine break down, it will not affect significantly on the production process. 4 मशीनें हैं कि एक आध ब्रेक डाउन भी होती है तो प्रोडक्शन प्रोसेस फिर भी चलता रहेगा. However, breakdown of more than one machine together would stop the production process. लेकिन एक से ज़्यादा अगर मशीनें ख़राब होती हैं तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, अफेक्ट होगा. According to the MMD, the chance of sudden breakdown of any of the 4 machine is 3%. कि एक मशीन के ब्रेक डाउन होने का चांस कितना है? 3%. व्हाट इज मीन बाय 3%? 0.03. क्या कह रहे हैं? तो बाकी जो बचा चांस वो कितना बना? 0.97. हाँ, एक के ब्रेक डाउन होने का चांस कितना है? 0.03%. 3% मीन 0.03. और तो बाकी क्या है? 0.97. टोटल कितनी है? 4 मशीनें. The manager production wants to sign a contract with the company in order to have a backup machine if any such unforeseen situation arises. Before signing such contract, he wants to know the probability of breaking down of any 2 machines together. अगर 2 मशीन इकट्ठी ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उसकी उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली है. एक का अगर जो है वो प्रोबेबिलिटी 0.03 है तो 2 की 0.03 इंटू 0.03 करें तो आ जाएगा ए ऑप्शन. नहीं, ये आंसर गलत है. ये क्वेश्चन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और हमारे सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्यूएम में आपने पढ़ी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक और पाइजन. क्या कहला है? हमारे सिलेबस में इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये शायद एग्जामिनर यहाँ पे आके थोड़ा सा इग्नोरेंट हो गए, बुक को देखना भूल गए कि हम ये एमसीक्यू सिलेबस से रिलेटेड शायद नहीं उठा पा रहे. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने बचपन में पढ़ी होगी, मुझे यकीन है आपने पढ़ी होगी. क्यूएम आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ऐसी बात है. और उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा NC(x) इंटू पी पार x इंटू क्यू पार n-x. पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है सर? यस, पढ़ा हुआ है सर, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है सर. क्या कहला? तो कैलकुलेटर पे हम पुट करेंगे क्या? टोटल 4 मशीनें हैं और उसने आपसे पूछी है 2 के ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी. तो क्या करेंगे? 4C2 इंटू पी. जिस चीज़ से रिलेटेड आपसे बात की जा रही है मीन ब्रेक डाउन होने की, और वो कितनी है? 0.03 रेज टू पावर x कितना है इसमें? 2. तो क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी. पी कितना है? 0.03. तो क्यू क्या होगा? 0.97 रेज टू पावर n-x. n कितना है? 4. x कितना है? 2. तो 4 - 2 कितना आ गया? 2. आंसर दीजिएगा. .00508. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NC(x) इंटू पी पार x इंटू क्यू पार n-x. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बचपन में मेरा ख्याल से ही पढ़ी आपने, ऐसे ना करना. क्या ख्याल है? इतनी पुरानी ज़्यादा बात नहीं है, मैक्सिमम भी हुआ तो 1 साल पुरानी बात होगी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद 6 माह पुरानी बात होगी. ऐसी बात है. हाँ, 2 आउट ऑफ सिलेबस है, 2 आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ टैकल कर सकते हैं. डेढ़ नंबर है भाई, डेढ़ नंबर 4950. डेढ़ नंबर छोड़ा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता. मारे गए, लुटे गए, तबाही हो गई, एग्जामिनर ने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं. देखो क्या हो सकता है. क्या कह रहा है?
इसका एक और भी हल है सॉल्व करने का, देखिएगा ABCD 4 मशीनें आपके पास ऐसी है, ब्रेक डाउन होने की जो प्रॉबिलिटी है वो है 0.3, हाँ, और ना होने की जो प्रॉबिलिटी है वो क्या है 0.97, 0.03। दो ब्रेक डाउन की उसने बात की है, क्या ख्याल है? दिस मीन एक ब्रेक डाउन ये है प्लस एक ब्रेक डाउन जो है वो ये है, और ना ब्रेक डाउन होने की प्रॉबिलिटी है 0.97, तो प्लस 0.97 प्लस 0.97 मीन दो ब्रेक डाउन होंगी तो दो नहीं होंगी, क्या ख्याल है? अब वो ब्रेक डाउन कौन सी हो सकती है? A, B भी हो सकती हैं, B, C भी हो सकती हैं, C, D भी हो सकती हैं, क्या ख्याल है? तो ब्रेक डाउन के कम्बिनेशन अगर हम देखें तो क्या बनेंगे? A, B ब्रेक डाउन हो सकती हैं, A, C भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं, A, D भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं। नहीं सर, B, C भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं, B, D भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं, या C, D भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं। और कोई कम्बिनेशन बनता है? नहीं। कितने कम्बिनेशन? 6। ये सारा ऐड करके इंटू 6 कर दो, फिर भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0.00508। बाय नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला नहीं आता तो यूँ थोड़ा सा दिमाग लॉजिकली यूज़ करके भी किया जा सकता है, और ये चीज़ तो क्यों में सीखी हुई है यार, फार्मूला नहीं आता तो ये चीज़ तो सीखी हुई है। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नन ऑफ द अबव। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई, उसको फिर बाद में 6 कम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.97 इंटू 0.97, और उसके बाद सबको होल को 6 कम्बिनेशन से मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, ज़्यादा बेस्ट क्या है? बाय नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला NCX इंटू P पावर X इंटू Q पावर N माइनस X, N टोटल 4, 2 की आपसे पूछी जा रही है, वो क्या है आपके पास? X जो आपने फाइंड करना है, क्या ख्याल है? P क्या है जो आप फाइंड कर रहे हो, वो क्या है? 0.03 है, तो Q क्या है? 1 माइनस P है, वो क्या बना? 0.97। जी चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 1 मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फायरवॉल? फायरवॉल आपने पढ़ा IT के चैप्टर में। व्हाट इज मीन बाय फायरवॉल्स? फिजिकल कंट्रोल्स में, लॉजिकल कंट्रोल्स में आपने पढ़ा होगा, क्या ख्याल है? फिजिकल जनरल कंट्रोल्स के अंदर आपने पढ़ा फायरवॉल्स। व्हाट इज फायरवॉल्स? सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने में हेल्प देते हैं। फायरवॉल्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने में हेल्प देते हैं। So it is a device installed at the boundary of a company to prevent unauthorized physical access. नहीं, बंदों की एक्सेस नहीं। It is a device installed at the boundary of an entity system to protect it against an unauthorized access. यही बुक की वर्डिंग है। It is a kind of wall, दीवार है, built to prevent fires from damaging the corporate assets. नहीं, ये फायर वॉल्स नहीं है, क्या ख्याल है? नन ऑफ द अबव? नहीं, ये हो नहीं सकता। इजी था ये जी। नंबर 4 नंबर हैं बीच में हमको छोड़ तो नहीं गए? 4, 5, 6, 7 पे आ गए। यस, दानिश इब्राहिम इज कंसिडरिंग अ स्टार्टअप बिजनेस. He has performed the feasibility of business and is very optimistic about his future prospects. The business would require the investment of 5 million for financing capital asset and working capital mean 5 million रुपीज़ उसे चाहिए एसेट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल मीन कोई इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। दानिश हैज़ ₹2 मिलियन, लेकिन उसके पास 2 मिलियन है, तो बाकी 3 मिलियन चाहिए उसको, क्या ख्याल है? एज सेविंग से एंड लुकिंग फॉर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए वो सोच रहा है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में मैं चला जाऊँ। पैसा लेना है या कोई एसेट लेना है? पैसा चाहिए ना उसे, इजारा लीज़ है, उसमें पैसा नहीं, एसेट मिलता है। मुराबहा एसेट सेल पे मिलता है जिसकी पेमेंट आपने फ्यूचर में करनी है, पैसा नहीं, क्या ख्याल है?
मुदारबा में आपको पैसा मिलता है, मुशारका में आपको पैसा मिलता है। मुशारका क्या था? शराकतदारी, लाइक पार्टनरशिप। क्या कहलाए? मुशारका में दोनों पार्टीज पैसा भी लगाती हैं, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व भी होती हैं, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस दोनों का होता है। मुदारबा में रब्बुल माल पैसा देता है और मुदारिब चलाता है, और मुदारबा रिस्ट्रिक्टिव भी होता है, अनरिस्ट्रिक्टिव भी होता है। रिस्ट्रिक्टिव मुदारबा में रब्बुल माल की भी मुदाखलत होती है, अनरिस्ट्रिक्टिव में रब्बुल माल की कोई मुदाखलत नहीं होती, मुदारिब भी सब कुछ चलाता है, रब्बुल माल सिर्फ पैसा देता है। ठीक हो गया? अब हमें देखना है किसको पैसा चाहिए या एसेट चाहिए। एसेट चाहिए फिर तो मुराबहा या फिर इजारा है। अगर पैसा चाहिए तो फिर मुराबहा या इजारा नहीं है, क्यों? वो लीजेस हैं। पीछे क्या बचा फिर? मुदारबा या मुशारका। क्या कह रहा है? So Danish has 2 million as saving and looking for Islamic mode of financing for the remaining amount. He does not want any interference from the finance provider in making business decision. वो चाहता है इंटरफेरेंस ना हो। तो क्या मुशारका होगा? नहीं। तो क्या मुराबहा होगा? नहीं। इजारा होगा? नहीं। मुदारबा? यस, अनरिस्ट्रिक्टिव मुदारबा हो सकता है। क्यों? मुदारबा दो तरह का होता है और ज़्यादातर होता ही अनरिस्ट्रिक्टिव है। ज़्यादातर होता ही क्या है? अनरिस्ट्रिक्टिव है। नन ऑफ द अबव नहीं है। क्यों? हमने 4 इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पढ़े हैं, तो 4 में से कोई तो लगाओ ना। मुराबहा एसेट सेल किया जा रहा है फ्यूचर पेमेंट के लिए। इजारा जस्ट लाइक लीज है, एसेट आपको दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? मुदारबा पैसा दिया जा रहा है। हाँ, रिस्ट्रिक्टिव में मुदाखलत होती है रब्बुल माल की, अनरिस्ट्रिक्टिव में नहीं होती, और ज़्यादातर मुदारबा में नहीं होती। एक ने पैसा लगाना है और दूसरे ने क्या करना है? चलाना है। मुशारका में दोनों पैसा लगाते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इंटरफेरेंस दोनों का है, दोनों रन कर रहे हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं। क्या ख्याल है? तो कौन सा होगा? देखा जाए तो मुदारबा ही बनता है। कौन सा? अनरिस्ट्रिक्टिव। और ज़्यादातर मुदारबा होते ही क्या हैं? अनरिस्ट्रिक्टिव। एक पार्टी पैसा लगाती है और दूसरा चला रही होती है। उसने चलाना होता तो वो खुद ही ना बिजनेस लगा लेता, पैसा ही किस सिर्फ क्यों दे रहा है? हाँ, आगे चलते हैं। एक ट्रैकिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग स्किल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट व्हाट लेवल? ट्रैकिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग स्किल्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की सारी इंफॉर्मेशन लेके देखा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग कितनी हो गई है, कितनी रहती है, कितनी रिक्वायर है, स्किल किसके अंदर कितनी है, कितनी डेवलप करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोनस देने के लिए। ये काम कहाँ पे होता है? ऑपरेशन लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, नॉलेज लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे। तो 3 ही लेवल थे मैनेजमेंट के, एक स्ट्रेटजिक, एक टेक्टिकल और एक ऑपरेशनल। तो आपको क्या लगता है किस लेवल का काम है? मेनली ये काम है टेक्टिकल लेवल का। मेनली ये काम किसका है? टेक्टिकल लेवल का। मैनेजमेंट लेवल की बात करें तो ये तीनों मैनेजमेंट लेवल हैं। स्ट्रेटजिक भी मैनेजमेंट लेवल है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है। टेक्टिकल भी मैनेजमेंट लेवल है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है। और ऑपरेशन लेवल भी मैनेजमेंट लेवल है, जहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। अब चूँकि इसके अंदर टेक्टिकल लेवल नहीं है तो ऑपरेशन लेवल पे तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो काम होना है ना। तो अब फिर ऑप्शन कौन सी बेस्ट बनेगी पीछे? टेक्टिकल लेवल, और सॉरी स्ट्रेटजिक लेवल। क्या ख्याल है? ऑपरेशन लेवल पे काम नहीं होगा ये, क्यों? मैनेजर्स का काम है, एम्प्लॉय सुपरवाइज़र का ये काम नहीं है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, उनकी स्किल, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज करके देखना बोनस कितना देना है, प्रमोशन देनी या नहीं देनी। क्या ख्याल है? मैनेजमेंट लेवल वो तीनों ही होते हैं। तो पीछे क्या बच गया फिर? नॉलेज लेवल। ऐसा कोई लेवल ही नहीं है, लेवल 3 ही है, स्ट्रेटजिक है, टैक्टिकल है या ऑपरेशनल है। इनफैक्ट देखा जाए तो शायद ये एमसीक्यू बनता है बिजनेस कम्युनिकेशन AFC लेवल। क्या ख्याल है? शायद वहाँ पे किया भी होगा ये एमसीक्यू। हाँ, क्यों? इन लेवल्स के ऊपर 1-2 MCQs हर पेपर में आते ही आते थे जी। नेक्स्ट अगर हम चलें, लास्ट MCQ हमारे पास कैपम आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ कैपम? KE इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न माइनस इक्विटी बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम। व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? मार्केट
रेट ऑफ रिस्क, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। वो कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर कैपम। कौन सा कैपम का पार्ट नहीं है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, यस RF है ये तो। द एक्सपेक्टेड अर्निंग नहीं। द बीटा फॉर द फर्म ये है। द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न RM ये भी है, तो कौन सा नहीं है? एक्सपेक्टेड अर्निंग भी नहीं है। ये तो इजी 1 नंबर था। तो ये 15 मार्क्स के MCQs हमारे कवर हो गए। अब चलते हैं हमारे पास जी स्प्रिंग 22 का पास पेपर। अगर हम देखें 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है। क्या करना है आपने रीडिंग टाइम में? जस्ट MCQs ट्राई करने हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आप टिक कर सकते हो, ताकि जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट हो आपने क्या करना है, पहले पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 12, 13 जितने भी MCQs हैं उतनी लाइनों में नंबर दे के जस्ट ऑप्शन जो है वो आगे लिखनी है कि आइदर B ऑप्शन है, C ऑप्शन है। कंप्लीट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। पहले MCQ की तरफ चलें। आगा प्राइवेट लिमिटेड APL, a family owned business registered as a private company 2 years ago. The business has grown exponentially and now Salman, CEO, is considering to expand the business by introducing a new product. So एक family owned business है APL, और अब बिज़नेस को एक नई प्रोडक्ट की सूरत में एक्सपैंड करने का CEO साहब सोच रहे हैं। He has developed a comprehensive business plan. बिजनेस प्लान उसने बना लिया है कि नई प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, कैसे चलेगी। एंड इज़ लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से करवानी है उसका सोच रहा है। आइदर इक्विटी के थ्रू जाना है, डेट के थ्रू जाना है। He has developed a comprehensive business plan and is looking for source of finance for expansion. Salman is not sure regarding the tenure for which finance would be needed. सलमान श्योर नहीं है रिगार्डिंग द टेन्योर। टेन्योर मीन ये प्रोडक्ट कितने साल चलेगी, कब बंद होगी, मीन फाइनेंसिंग कितने टाइम पीरियड के लिए लेनी चाहिए। विच फाइनेंस वुड बी नीडिड एज इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन हाउ प्रोडक्ट वुड परफॉर्म इन द इनिशियल ईयर्स। क्यों डिपेंड करेगा इनिशियल ईयर्स में प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, उसके अकॉर्डिंगली टेन्योर डिसाइड किया जाएगा। मीन उसने प्लान बना लिया लेकिन टेन्योर डिसाइड नहीं किया। सलमान हैज़ अप्रोच्ड अ वेंचर कैपिटलिस्ट टू फाइनेंस द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। वेंचर कैपिटलिस्ट जो एक छोटे बिजनेसेस को फंड्स प्रोवाइड करते हैं रिटर्न के लिए, लेकिन ये क्या रिक्वायर करते हैं? एक तो बिज़नेस प्लान रिक्वायर करते हैं और एक टाइम पीरियड ये रिक्वायर करते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए ये फाइनेंस दिया जा रहा है। ओबियसली अगर टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है तो बिज़नेस प्लान तो फिर प्रॉपर्ली बनाया ही नहीं जा सकता ना, कि प्रोडक्ट कितने सालों पे क्या क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी, क्या इनफ्लोज होंगे, क्या आउटफ्लोज होंगे। जब आपने टेन्योर ही नहीं डिफाइन किया तो प्लान भी किसी काम का नहीं है। लेकिन ये टेन्योर के साथ साथ अच्छा बिज़नेस प्लान रिक्वायर करते हैं, एक सिक्योरिटी रिक्वायर करते हैं कि हमें बताया जाए कि ये हम जो फाइनेंस दे रहे हैं इसके रिटर्न क्या क्या होंगे, कब कब होंगे। द वेंचर कैपिटलिस्ट वुड लाइकली फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज APL हैज़ एक्सेल्ड इन द पास्ट 2 ईयर्स। क्या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स प्रोवाइड करेंगे? नहीं। क्यों? उन्हें प्रॉपर बिजनेस प्लान, प्रॉपर टेन्योर बिजनेस का चाहिए। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। लाइकली फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज APL हैज़ कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान, नहीं सिर्फ बिजनेस प्लान की बेस पर ये फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेस लाइकली फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज देयर इज़ नो क्लियर एग्जिट रूट फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट। यस एग्जिट रूट होने चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट कब निकलेगी, और वो टेन्योर पे डिपेंड करता है। जब टेन्योर डिफाइन नहीं है तो एग्जिट रूट भी डिफाइन नहीं है, तो C ऑप्शन लग रही है। डी ऑप्शन क्या है? लेस लाइकली फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज इट हैज़ ओनली बीन 2 years सिंस APL हैज़ रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट कंपनी। नहीं, नए बिजनेस छोटे बिजनेस को ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्हें प्रॉपर जो है वो बिजनेस प्लान चाहिए होता है। तो ऑप्शन C आंसर बन रहा है। क्या कह रहा है? और बकौल एग्जामिनर के इस पार्ट में मीन MCQ 1 में काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की, मीन कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं था। एक MCQ नंबर 2 है। फुरकान
runs a chain of retail outlets of electronic items. Due to economic downturn, the demand for items has declined significantly. Furqan is considering to sell the items on credit to customers, but he wants to charge some additional profit for allowing the customer to pay later. तो इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा है और सलमान कस्टमर की तरफ से सपोर्ट चाह रहा है, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना चाह रहा है ताकि कस्टमर बाद में पे करें. हाँ, अलाउ कर रहा है क्रेडिट पीरियड, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करना चाह रहा है. ही इज़ सीकिंग द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स. तो क्या करना चाह रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करना चाह रहा है, कस्टमर को अलाउ भी करना चाह रहा है को बाद में पे कर दें. दिस मीन मुदारबा की तरफ ये जा रहा है. मुदारबा क्या था, जहाँ पे एक पार्टी इन्वेस्टमेंट करती है, दूसरी पार्टी बिज़नेस को चलाती है, रब्बुल माल मुदारिब के बीच में रिलेशनशिप. तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है. मुशारका, जहाँ पे पार्टनरशिप, दो पार्टीज़ मिलके इन्वेस्टमेंट करती हैं और बिज़नेस को चलाती हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है. इजारा लाइक लीज़ था, क्या कोई लीज़ का यहाँ पे जिक्र है, नहीं कोई एसेट वगैरह नहीं ख़रीदा जा रहा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है. मुराबहा क्या था कि आप फ्यूचर की बेस पर सेल करोगे, मीन डेफर्ड बेसिस पर सेल करोगे, लेकिन कॉस्ट प्रॉफिट कितना है वो सारा एक्सप्रेसली स्टेट करते हुए. तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ फाइनेंसिंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट. मुदारबा, however Furqan would need to expressly mention the retail price of the item and additional profit he would charge. नहीं, मुदारबा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती, ना यहाँ पे मुदारबा हो सकता है. मुराबहा, however Furqan would need to expressly mention the cost of item and the additional profit he would charge. yes, ये है. सी क्या है, मुशारका, however Furqan would need to mutually agree the profit over the cost with the customer. नहीं, मुशारका के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं है. Credit transaction cannot be financed through Islamic mode of financing as Furqan want to charge profit over the retail price. ऐसी भी कोई बात नहीं है. तो बी ऑप्शन बनता है करेक्ट आंसर. MCQ नंबर 3. Free market and open competition are the elements of a dash ideology. मीन कौन सा आइडियोलॉजी जो है उसमें फ्री मार्केट भी है और कंपटीशन भी ओपन है. तो ये चैप्टर 1 से उठाया गया है. MCQ स्ट्रेट फॉरवर्ड. पार्ट ए डेमोक्रेटिक है. सो इसमें देखें तो पहले दोनों MCQs 3 नंबर के लिए चैप्टर 10 से टेस्ट किए गए हैं. मीन चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी एग्जामिनर मिस नहीं कर रहे. जिससे अगर हम आगे चलें MCQ नंबर 4, जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ने जो है वो आंसर रॉन्ग दिया है. मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर रॉन्ग दिया है. Fortune Limited FL is in the process of issuing bonds to finance its project. कंपनी क्या करने जा रही है, बॉन्ड इशू करने जा रही है अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए. इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इशू बॉन्ड्स दैट आर redeemable at par, i.e. ₹100 in 3 years time. The bond would carry annual interest at 10.4%, payable at the end of each year. The annual spot yield curve for a bond of this class of risk is as follows. Maturity अगर 1 year हो तो yield 8% है, 2 year maturity पे yield 9.5% है, 3 year maturity पे yield 11% है और 4 year maturity पे yield 12.5% है. FL would issue the bond at, आपने बताना है कि कंपनी ये बॉन्ड इशू करेगी डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे या पार पे, और कितने डिस्काउंट, प्रीमियम या पार पे इशू करेगी. पार पे तो इसलिए उतने पे ही इशू करेगी, 100 वाला 100 पे, लेकिन अगर पार या डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करेगी तो कितने डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करेगी. तो यील्ड कर्व का एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ICAP बुक के अंदर. उसके अंदर इस तरह की एक एग्जाम्पल दी गई है. तो आपने क्या करना है, PV कैलकुलेट करनी है इसकी ओवर डिफरेंट दीज रेट्स, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आइदर 100 से अबव गया तो दिस मीन प्रीमियम पे इशू करना है, 100 से लेस INPV तो आपने क्या करना है, डिस्काउंट पे इशू करना है. क्या ख्याल है, मीन आप ईयर्स लोगे इसके अंदर, इधर साइड पे कैलकुलेट करने का ईयर्स लोगे 1 2 3, कितने सालों पे इशू करने जा रहे हैं, 3 ईयर्स पे. दो आपके पास ये मैच्योरिटी और यील्ड 4 सालों का दिया गया, लेकिन आपने 4 सालों पे नहीं 3 सालों पे कैलकुलेशन करनी है. कैश फ्लो
क्या है ये इंटरेस्ट रेट 10.4, 10.4 एंड 10.4। उसके बाद आप डिस्काउंट फैक्टर निकालोगे। पहले साल का आप निकालोगे 8% पे डिस्काउंट फैक्टर। कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1.08। दूसरे साल का आप 9.5% पे निकालोगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.095 रेज टू पावर 2। और तीसरे साल का आप निकालोगे 11% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज टू पावर 3। क्या ख्याल है? और उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी पीवी निकालोगे। पीवी निकाल के उसका टोटल करोगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि 3 सालों पे अगर इशू हो रहा है तो तीसरे साल में रिडम्पशन भी होनी है, और 100 वाला है तो तीसरे साल में रिडम्पशन जो होगी वो कितनी वैल्यू होगी 110.4। इंटरेस्ट 10.4 है, लेकिन तीसरे साल आपने उसकी फेस वैल्यू भी वापस करनी है ना, तो 10.4। और उसके बाद इसकी आप पीवी निकालोगे तो पीवी इसकी आ जाएगी 99। दिस मीन 100 वाला आपको इशू करना पड़ेगा 99 पे। तो क्या आप प्रीमियम दोगे या डिस्काउंट दोगे? तो इस पर आप एन अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर बॉन्ड, क्या ख्याल है, डिस्काउंट पे इशू करोगे। हाँ, अगर ये 101 आता तो ऑप्शन सी होती, अगर ये 95 होता तो ऑप्शन बी होती, अगर ये 100 ही आता तो ऑप्शन डी होती। जी क्लियर होता है कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी? ये 3-4 एग्जाम्पल यील्ड कर्व का जो टॉपिक है बुक के अंदर वहाँ पे दी गई हैं, उसी के अंदर से ये एग्जाम्पल उठाई गई है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन मार्क्स भी तो 2 है ना। जी MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एट इट्स इंसेप्शन इन द मार्केट। मीन कौन सी एग्जाम्पल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की नहीं है? व्हाट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? Changing the way of a business by using technology is called disruptive technology. A mobile application through which customers can order food from a choice of large number of restaurants. तो yes, ये disruptive technology है. A media streaming platform allowing a customer to watch movies of their choice. तो ये भी disruptive technology है. Smartphone with improved user interface and camera resolution. तो ये तो स्मार्टफोन सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हो रही, कोई बिजनेस नहीं हो रहा मोबाइल को यूज़ करते हुए, तो ये नहीं है। डी क्या है? एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वेयर पीपल कैन कनेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। तो ये भी है। तो कौन सी ऑप्शन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में नहीं आ रही? सी ऑप्शन। जी MCQ नंबर 6, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन चैप्टर 1 से। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग मीन जहाँ पे बिजनेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई कंट्रोवर्शियल इशू बना रही है तो बिज़नेस क्या कर रहा है, उसको एडवर्टाइज करता है पब्लिक से सपोर्ट लेने के लिए। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट नीड्स मार्केटिंग सपोर्ट। कोर सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन CSR एक्टिविटीज, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़, ये भी नहीं है। कोर एक्टिव सर्विसेज भी नहीं है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट नीड मार्केटिंग सपोर्ट, ये भी नहीं है। डी एन ऑर्गेनाइजेशन व्यू ऑन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू, यस ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट या बिजनेस के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनाती है तो अपनी फेवर में पब्लिक से सपोर्ट लेने के लिए एक बिजनेस क्या करता है, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग करता है। जी MCQ नंबर 7, HQ ग्रुप इज कंसिडरिंग एंटरिंग इनटू अ बिजनेस ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन। HQ ग्रुप कोल एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में एंटर होने जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन, लेकिन उस वहाँ पे इस बिज़नेस में गवर्नमेंट रेगुलेशन जो हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एनी मिस हैंडलिंग कुड रिजल्ट इन हैवी फाइन्स, और अगर थोड़ी सी मिस हैंडलिंग होती है, मीन प्रॉपर आप ये बिजनेस नहीं परफॉर्म करते तो हैवी फाइन्स हो सकते हैं। द गिवन रिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज, कौन सा ये रिस्क है? प्योर रिस्क दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मिस हैंडलिंग की सूरत में हैवी फाइन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो रिस्क के जो आउटकम हैं, ठीक है, वो तो हार्मफुल ही हैं। तो प्योर रिस्क तो है,
लेकिन क्या रिड्यूस हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो अगर आप पॉलिसीज़ रूल्स को फॉलो करके चलोगे, कंट्रोल्स को फॉलो करके चलोगे तो रिड्यूस हो सकता है। तो ऑप्शन ए तो ठीक नहीं है। बी प्योर रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंटरनल कंट्रोल, यस। सी स्पेकुलेटिव रिस्क दैट कैन नॉट बी रिड्यूस, नहीं, स्पेकुलेटिव मीन दोनों आउटकम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे, तो स्पेकुलेटिव भी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही बनती है। प्योर रिस्क है जिसको इंटरनल कंट्रोल के थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है। जी MCQ नंबर 8, MCQ नंबर 8 को देखा जाए तो ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ISO 31000 से है, जो अब हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है, तो इसे क्रॉस कर देते हैं, कवर करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाते हैं। MCQ नंबर 9 देखा जाए तो ये भी स्टैट से है, और स्टैट हमारे सिलेबस से आउट हो गया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। और MCQ नंबर 10, 11, 12 देखा जाए तो ये भी स्टैटिस्टिक्स से है, तो इनको भी इग्नोर करते हैं। क्यों? स्टैटिस्टिक्स अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, ओमिट हो गया। जी ये स्प्रिंग 23 में रिज़ल्ट 50% था, लेकिन इसमें रिज़ल्ट 46% था। जी 3 आवर्स का पेपर होगा, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होगा। रीडिंग टाइम में आपने क्या करना है, MCQs क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कर लेने हैं, ताकि जैसे ही राइटिंग क्रम स्टार्ट हो तो आपने पहले पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 12 MCQs हैं तो 12 लाइनों में उनके नंबर देने हैं, और आगे उनकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिखनी है। कंप्लीट सेंटेंस ना रिक्वायर किया गया है आपसे लिखना ऑप्शन का, और ना ज़रूरत है टाइम वेस्टिंग की। क्यों? पेपर के अंदर बजटिंग में या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में, इवन NPV के क्वेश्चन में, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मीन इनमें काफ़ी टाइम लगता है, तो टाइम शॉर्ट हो सकता है एंड पे आपके पास। तो इसलिए MCQs में पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, जस्ट नंबर दे के आगे ऑप्शन लिखो और आगे चलो। जी पहला MCQ का अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है कि ये स्टैट का MCQ है, और हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है, आउट हो चुका है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर। उसके बाद दूसरा MCQ अगर हम देखें, और ये भी नज़र आ रहा है कि टाइप्स ऑफ वाइटसीज़ के ऊपर है, और टाइप्स ऑफ वाइटसीज़ भी हमारे सिलेबस से आउट हो चुका है, चैप्टर 4 का टॉपिक, तो इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते। MCQ नंबर 3, MCQ नंबर 3 की तरफ अगर हम तो एक मिनट ठहरेगा, मेरा ये कुछ रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं कर रहा। रिस्पॉन्डिंग MCQ नंबर 3, Which of the following represent pure risk for a business? चैप्टर 12 रिस्क का चैप्टर, जिसके अंदर से ISO 31000 एलिमिनेट हो चुका है, उसके अंदर ये 2 टाइप्स ऑफ रिस्क दी गई हैं, एक प्योर रिस्क और एक स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क है जिसके आउटकम जो हैं वो हार्मफुल है, मीन नेगेटिव आउटकम होंगे। जबकि स्पेकुलेटिव रिस्क के अगेंस्ट क्या है? ऐसा रिस्क है जिसके आउटकम पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकते हैं, मीन हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा प्योर रिस्क है आउट ऑफ दीज 4, मीन जिसके आउटकम एक बिजनेस के लिए नुकसानदेह होंगे, हार्मफुल होंगे। पार्ट ए, इन्वेस्टमेंट इन अ वॉलेटाइल शेयर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वॉलेटाइल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्या हार्मफुल है? नहीं। शेयर की प्राइस अप गई तो आपका फ़ायदा भी हो सकता है, डाउन गई तो नुकसान होगा। अगर हार्मफुल हो फिर तो कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। तो ये प्योर रिस्क नहीं है, ये क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क है, जिसके आउटकम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पार्ट बी, एंटरिंग इनटू अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फिक्स हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को प्लान करके चलोगे, तो ये भी हार्मफुल आउटकम नहीं है इसके। परचेजिंग USD डॉलर फॉर अ फ्यूचर पेमेंट टू बी मेड इन USD, मीन फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, तो इसके आउटकम भी दोनों हो सकते हैं, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। डॉलर रेट पे डिपेंड करता है, अप जाएगा डाउन जाएगा, तो फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकते हैं। एंट्री ऑफ अ हाईली रिसोर्स कंपैटिटर
मीन एक नया कंपैटर इंडस्ट्री में आ गया है जिसके पास रिसोर्सेज आपसे ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली ये थ्रेट है। क्यों? उससे आने से क्या होगा, वो कुछ नया मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगा, रिसोर्सेज की बेस पर, कॉस्ट सेविंग की बेस पर लो प्राइसेस अगर चार्ज करेगा, तो ये आपके बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? आपके कस्टमर जो हैं वो लूज़ हो सकते हैं टुवर्ड्स दैट कंपैटर। तो डी ऑप्शन बने। क्या ख्याल है? MCQ नंबर 4, विच टू ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज रिस्कियर देन इन्वेस्टमेंट इन द डेट कैपिटल ऑफ सेम कंपनी। मीन को दो ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई करनी है जो ये शो कर रही हैं कि इक्विटी जो है वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू डेट। और एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स में लिखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर ठीक नहीं दे पाए। प्रोवाइडर्स ऑफ डेट कैपिटल हैव ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू कलेक्ट कैश फ्लोज। इस वजह से क्या इक्विटी ज़्यादा रिस्की है? यस, डेट में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के पास, और डेट प्रोवाइड करने वाला उस कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के थ्रू अपनी अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है। नहीं मिलेगी तो कंपनी के एसेट बेच के रिकवर कर सकता है। जबकि इक्विटी आपने कंपनी में अगर इन्वेस्ट की है तो आप इतना ईजीली वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो पहला राइट किसका है पे करना? डेट होल्डर का। बाद में कुछ बचा तो इक्विटी होल्डर को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी से नहीं आप पैसे ले सकते, शेयर मार्केट में सेल करना पड़ेंगे। कोई विलिंग होगा लेने के लिए तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। तो एक तो ये ऑप्शन है जिस वजह से इक्विटी जो है वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू डेट। सेकेंड, डेट कैपिटल जनरली प्रोवाइड मच बेटर रिटर्न देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न होता है, डेट में ज़्यादा रिटर्न होता है? हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन भी किए होंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा होती है? नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है। क्यों? डिपेंड करती है कंपनी के प्रॉफिट पे। डेट में तो आपको एक फिक्स रेट से रिटर्न मिलना है, तो ये तो इक्विटी का फ़ायदा है, ये रिस्की ना होने वाली बात नहीं है उसकी। सी, अर्निंग पर शेयर कैन बी वॉलेटाइल। अर्निंग पर शेयर वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? चेंज होती रहती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसीलिए लॉसेस होंगे तो नहीं मिलेगी, प्रॉफिट ज़रा सा हुआ तो कम मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न है रिस्की होने की इक्विटी एज़ कम्पेयर टू डेट। डी क्या है? प्रोवाइडर्स ऑफ डेट में आस्क एनी टाइम टू पे द डेट इन फुल। क्या एनी टाइम अपना डेट वापस ले सकते हैं? नहीं, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिया है तो टाइम पीरियड पे वापस मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मांग सकते। तो क्या ऑप्शन बनी जिसकी वजह से इक्विटी ज़्यादा रिस्की एज़ कम्पेयर टू डेट? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको ठीक क्लिक नहीं कर पाए थे पेपर में। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पहला पेज, इक्विटी और डेट में डिफरेंस वही पूछा गया। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो टू कैलकुलेट एन IRR ऑफ रिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने रिडीमेबल डेट की KD निकालने के लिए IRR यूज़ करते हो। तो क्या यूज़ करते हो आप? ईयर 0 में मार्केट वैल्यू लेते हो, ओवर द ईयर्स आप इंटरेस्ट लेते हो, टैक्स का इफेक्ट भी लेते हो, रिडम्पशन वैल्यू लेते हो, और उसके बाद आप डिस्काउंटिंग करके ना दिया हो तो 10% डिस्काउंटिंग करके एक NPV निकालते हो, फिर दूसरी NPV निकालते हो, IRR के फार्मूला पुट करते हो। ऐसी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो टू कैलकुलेट एन IRR ऑफ रिडीमेबल डेट? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बॉन्ड लेते हो? यस, ओवर द ईयर्स इंटरेस्ट लेते हैं टैक्स इफेक्ट के साथ। टैक्स रिलीफ ऑन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स, यस, ये भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक्सक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट पेबल इन नियर फ्यूचर। पार वैल्यू लेते हो, मार्केट वैल्यू लेते हो? ईयर 0 में मार्केट वैल्यू लेते हैं, पार वैल्यू नहीं लेते। डी क्या है? रिडम्पशन अमाउंट लेते हो? यस, रिडम्पशन अमाउंट भी लेते हैं। तो कौन सी ऑप्शन बनी? सी। क्या कह रहा जी? MCQ नंबर 6, द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। हर पेपर के अंदर इस्लामिक फाइनेंसिंग का MCQ 1 या 2 आए हैं। The Islamic mode of financing in which the seller expressly mentions the cost of a commodity sold and sell it to an other person by adding mutually agreed profit is called इजारा, लीज था, मुदारबा रब्बुल माल और मुदारिब के बीच में बिजनेस था, मुशारका लाइक पार्टनरशिप था। तो ये क्या है? जहाँ पे आप जो है वो फ्यूचर का सेल का एग्रीमेंट करते हो, कॉस्ट और प्रॉफिट वाजे करते हुए, ये क्या है? मुराबहा।
सिंपल। क्या ख्याल है? MCQ number 7. A cotton producer estimate 20 tons of cotton will be available for sale in 3 months time. He gathers the following information for the purpose of hedging using futures. Future contract for 1 ton of cotton with 3 months to expiry is at 31,500. Producer will sell 20 futures at 31,500. As the standard contract size is 1 ton. After 3 months, price of cotton is expected to be 32,500 per ton. What is the cotton producer's effective rate per ton if he decide to hedge through futures? तो ये फ्यूचर का एक MCQ दे दिया और यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो आंसर ठीक नहीं दे सके थे। अब फ्यूचर में हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। क्या करना है आपने इसमें, बाय करना है फ्यूचर या सेल करना है? तो उसने बता दिया आपने क्या करना है, सेल करना है। दिस मीन सेल नाउ बाय लेटर स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। क्या कहला है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिया गया है 3 मंथ्स का, वही लेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो उसने दे दिया आपको निकाल के, कितने हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 20। क्या कहला, उसके बाद क्या करते हैं हम, गेन या लॉस ऑन फ्यूचर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बाय नाउ सेल लेटर, तो पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे। सेल नाउ बाय लेटर, तो पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सेल करेंगे। सेल करेंगे सर कितने में सेल करेंगे, सेल कितने में करेंगे, जी सेल करेंगे हम कितने, 31,500 पे। क्या ख्याल है, कितने फ्यूचर 20 इंटू 20 करें, प्लीज़ मुझे वैल्यू दीजिएगा कितनी बनती है, 630,000। और उसके बाद हम बाय करेंगे किस रेट पे, 32,500 पे। क्या ख्याल है, जो हमारे पास स्पॉट रेट दिया गया क्योंकि फ्यूचर का रेट नहीं है, और एट मैच्योरिटी फ्यूचर रेट और स्पॉट रेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बेसिस 0 हो जाता है। सो बाय करेंगे हम 32,500 इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट, ये कितनी अमाउंट बनती है, 650,000। तो नज़र आ रहा है कि आपको क्या हो रहा है, 20,000 का लॉस ऑन फ्यूचर हो रहा है। हमसे रिक्वायर क्या किया गया, हमसे रिक्वायर क्या किया गया, रिक्वायर क्या किया गया कि आपने बताना है अफेक्टिव रेट कितने पे ये ट्रांजैक्शन पड़ेगी। अफेक्टिव रेट आपने बताना है कि आपको ये ट्रांजैक्शन कितने पे पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखेंगे कि एक्चुअल आपने जो सेल किया है वो कितने पे किया है। जी एक्चुअल सेल आपने कितने पे किया, 32,500 पे। क्या ख्याल है, 32,500 पे कितने कॉन्ट्रैक्ट, 20 इंटू 20 करें, कितनी वैल्यू आई, 650,000। क्या ख्याल है, 650,000। आपको लॉस भी हुआ है कितने का, 20,000 का। क्या ख्याल है, वो गेन है ये लॉस है, ये निकाला तो आपके पास कितनी अमाउंट बची पीछे, 630,000। कितने, 20 टन की। क्या ख्याल है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दें, 20 कर दें, तो वैल्यू कितनी बनी पीछे, 31। कोई ऑप्शन है 31,500 की, कौन सी, डी ऑप्शन। और एग्जामिनर का कहना है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें लैग कर रहे थे।
जी क्लियर हुआ ये? और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनर की शिकायत है कि यहाँ पे भी लैक किया उन्होंने, इसका आंसर ठीक नहीं दे सके थे। क्या ख्याल है? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चले जाओ। जी MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर? अब ये रटा है चैप्टर 2 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लीडिंग, कोइंसिडेंट, लैगिंग। कौन सा कोइंसिडेंट है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस यही है। न्यू प्राइवेट हाउसिंग बिल्डिंग परमिट्स, ये लीडिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग है। बैलेंस ऑफ ट्रेड लैगिंग है। तो कौन सा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या ख्याल है? हर पेपर के अंदर एक MCQ यहाँ से इन्हीं का ही आ रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। MCQ नंबर 9, MCQ नंबर 9, yes. Due to easy availability of internet, business are using M-commerce as an effective tool for increasing their revenue. M-commerce, trade, buying, selling through mobile, यही था ना? क्या कह रहा है? चैप्टर 5, कौन सा चैप्टर? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट रिलेटिंग टू M-commerce? आपने देखना है कौन से M-commerce नहीं है, मीन कहाँ पे ट्रेड थ्रू मोबाइल नहीं हो रही। परचेजिंग सेल फोन क्रेडिट डायरेक्टली फ्रॉम द वेंडर एप्लीकेशन, मीन आप अपने मोबाइल का बैलेंस जो है वो उस मोबाइल ऑपरेटर की एप्लीकेशन पे जाके अगर लोड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन कहाँ पे बनी हुई है? मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल का यूजेज हो रहा है, ये M-commerce है। आपने फाइंड करना कौन सा M-commerce नहीं है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंक की ट्रांजैक्शन आप मोबाइल ऐप के थ्रू अगर परफॉर्म कर रहे हो तो ये भी M-commerce है, बल्कि बेस्ट एग्जांपल है M-commerce की, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की। ऑर्डरिंग फूड बाय कॉलिंग द रेस्टोरेंट, ऑर्डरिंग फूड बाय कॉलिंग द रेस्टोरेंट। अब कॉल लैंडलाइन नंबर के थ्रू भी हो सकती है, जरूरत नहीं मोबाइल के थ्रू ही हो। क्या कहला है? पार्ट डी, परचेजिंग डिजिटल कंटेंट ऑन मोबाइल डिवाइस, डिजिटल कंटेंट मोबाइल डिवाइस के थ्रू परचेज करना, तो ये भी है। कौन सा नहीं है? सी, क्योंकि A, B, D वो तो शोर शॉट मोबाइल का यूजेज नज़र आ रहा है। हाँ, तो शक सी पे जाता है कि कॉल लैंडलाइन नंबर से भी हो सकती है, टेलीफोन से। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट रिफ्लेक्ट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन? मीन कौन सी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है? डिफरेंट दैन कंपैटिटर कुछ करके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट लैक किया, एग्जामिनर का रोना था कि स्टूडेंट यहाँ पे भी मार्क्स अच्छे नहीं ले सके इस MCQ में भी। सेल ऑफ गुड्स ओनली इन द हाई एंड लोकेलिटी, मीन टारगेट कर लेना एक हाई एंड लोकेलिटी को, मीन रिच कस्टमर्स को और उसकी नीड को पूरा करना, तो ये तो शायद फोकस्ड है, जिसको निशे मार्केटिंग का नाम भी दिया जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है। क्या ख्याल है? रेस्टोरेंट गिविंग एन ऑप्शन टू द कस्टमर टू कस्टमाइज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिश, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो और आपने कस्टमर को एक ऑप्शन दे दी कि वो डिश के इंग्रेडिएंट्स जो कहें वो हम डालेंगे। क्या ख्याल है? सॉल्टी करना है आपने, नहीं आपने स्पाइसी करना है ज़्यादा या नहीं करना, स्पाइसी करने के लिए आपने ब्लैक पेपर यूज़ करनी है, ग्रीन पेपर यूज़ करनी है, रेड पेपर यूज़ करनी है, तो ये आप ऑप्शन दे रहे हो। यस, बाकी रेस्टोरेंट, नॉर्मली रेस्टोरेंट इस तरह के ऑप्शन नहीं देते, क्यों? जो उनका स्टैंडर्ड मेन्यू है भाई वही पाक के आना है। क्या ख्याल है? उसमें आप देखें जो आपको चाहिए ले लें। तो ये थोड़ा डिफरेंट दैन कंपैटर है। क्या ख्याल है? पार्ट सी, ब्रेड मैन्युफैक्चर हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आप पहले ब्रेड बनाते थे, अब आपने मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो शायद डाइवर्सिफिकेशन है बिजनेस की। क्या ख्याल है? डिफ्रेंशिएशन तो नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या इसको कह लो आप। हाँ,
पार्ट डी, मार्केटिंग थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मीडियम, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट मीडियम के थ्रू मार्केटिंग करना, तो ये भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बाकी सारे कंपैटर भी कर रहे होंगे, तो मेनली डिफ्रेंशिएशन क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन। क्या ख्याल है? जिससे आगे जो 3 MCQ हैं उनसे रिलेटेड एक सिनेरियो है और वो नज़र आ रहा है कि तीनों के तीनों ही स्टैट के हैं, तो इनको कर देते हैं क्रॉस। अब आ जाते हैं वापस रीडिंग टाइम में क्या करना चाहिए। रीडिंग टाइम में मेरे ख्याल से MCQs आपको कवर कर लेने चाहिए और क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप टिक कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिर्फ टिक नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ पेपर खोलते ही सबसे पहला काम क्या करो, पहले पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 1 to 12 जितने भी MCQ हैं 12 नंबर दो और उनके आगे उनकी ऑप्शन आपने करेक्ट जो है वो लिखनी है। लाइक नंबर 1 के आगे C ऑप्शन है तो C लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, पूरा सेंटेंस लिख रहे होते हैं, भाई वो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ है। एग्जामिनर को क्या चाहिए, सिर्फ C। सपोज 3rd MCQ का आंसर है B, तो उसे सिर्फ B देखना है, उसने आगे पूरी लाइन नहीं देखनी, वो पूरी लाइन क्वेश्चन पेपर में उसके पास है। तो प्लीज़ यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले 15 मिनट में कोशिश करो MCQs कवर करो और उसके बाद जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट हो पहले पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 1 to 12, 12 अगर MCQ हैं, 13 MCQ हैं, 13 लाइनों में नंबर दो और आगे उनकी ऑप्शन लिखो और फिर आगे चलो। क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिर्फ आपके टिक नहीं रहने चाहिए, क्यों? वो क्वेश्चन पेपर आप घर ले आओगे, एग्जामिनर को आपने नहीं बताया कि मैंने क्या टिक के लगाया था। जी MCQs की अगर हम बात करें, एक पहला MCQ 1.5 मार्क का, और अगर देखा जाए तो शायद पहला MCQ हमें स्टैट का नज़र आ रहा है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमारी ज़िंदगी आसान होगी, ये चैप्टर हमारी ज़िंदगी में अब नहीं रहा। दूसरा MCQ देखें तो 1 नंबर के लिए अगेन मीन, मीडियन, मॉड, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहा है तो इसको भी अब इग्नोर कर देते हैं। MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड कन्वेंशनल फाइनेंस लीज। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग आपने पढ़ा होगा चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। मुदारबा, मुशारका, मुराबहा और इजारा। मुदारबा 2 पार्टीज़ जिसमें मुदारी बिजनेस को चलाएगा, रब्बुल माल इन्वेस्टमेंट करेगा, दोनों एग्रीड रेशो से प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। लॉस की सूरत में रब्बुल माल का पैसा जाएगा, मुदारिब की सिर्फ स्किल्स या टाइम जाएगा। मुशारका लाइक पार्टनरशिप, दोनों पार्टीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगी, दोनों बिजनेस को चलाएंगी या हो सकता है एक चलाए, और एग्रीड रेशो के ऊपर प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, दोनों का लॉस की सूरत में कुछ ना कुछ जाएगा। मुराबा एक सेल एग्रीमेंट है फॉर फ्यूचर जिसमें कॉस्ट प्रॉफिट जो है वो पहले से डिफाइन होना चाहिए। और इजारा क्या था, जस्ट लाइक लीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड कन्वेंशनल फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज और इजारा में क्या डिफरेंस है? इन इजारा द लेसर बियर्स द रिस्क ऑफ द एसेट, while in conventional lease the lessee bears the risk of the asset। ये लाइन बुक के अंदर लिखी हुई है, ये लाइन ठीक है। मीन इजारा के अंदर लेसर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो बेयर करेगा, जबकि फाइनेंस लीज के अंदर क्या होता है, कन्वेंशनल लीज के अंदर लेसी बेयर करता है। सेकंड क्या है, इन इजारा द लेसर ट्रांसफर द ऑनरशिप। नहीं, लेसर ट्रांसफ़र नहीं करता इजारा में ऑनरशिप। वाइल इन कन्वेंशनल लीज द लेसर रिटेन द ऑनरशिप। नहीं, लीज में लेसर ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, ये गलत है। इन इजारा एनी सरचार्ज फॉर डिले पेमेंट इज़ क्रेडिट टू इनकम। नहीं, इजारा में तो आप डिले पेमेंट पे सरचार्ज चार्ज कर ही नहीं सकते। और नंबर 4 डी क्या है, इन इजारा रेंटल अमाउंट कैन बी वेरिएबल वाइल इन कन्वेंशनल लीज रेंटल अमाउंट इज़ फिक्स। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, तो ऑप्शन ए ही ठीक नज़र आ रही है। क्या ख्याल है जी? MCQ नंबर 4 1.5 मार्क, जिसके बारे में एग्जामिनर के कमेंट्स हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये MCQ रॉन्ग अटैम्प्ट किया। कोशिश करनी, आज हम स्प्रिंग 23 का पास पेपर कवर करेंगे, आपने इसके एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो साथ साथ पढ़ने हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी मिलेगा कि स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि वो मिस्टेक आप अवॉइड कर सको। आई कैप साइट के ऊपर एग्जामिनर कमेंट्स जहाँ पे
पास पेपर आंसर पढ़े होते हैं, वहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो प्लीज़ साथ साथ रीड करने आपने। जी MCQ नंबर 4, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। मीन कौन सी दो ऑप्शंस हैं जो थ्रेट्स की तरफ जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं थ्रेट्स की तरफ जा रही हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस हाई हों तो बिजनेस के लिए थ्रेट है, लो हों तो अपॉर्चुनिटी है। पेस्टल फैक्टर्स अगर बिजनेस के अगेंस्ट हैं तो थ्रेट है, पेस्टल फैक्टर अगर बिजनेस की फेवर में है तो अपॉर्चुनिटी है। तो आपने देखना कौन से दो बिजनेस के लिए थ्रेट हैं। न्यू एंट्रेंट्स के नाम से, पोटेंशियल एंट्रेंट्स के नाम से। पोर्टर 5 फोर्सेस आपने पढ़ा, 5 फोर्सेस में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और कंपैटिटिव राइवरी। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एंट्रेंट्स न्यू एंट्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कौन से थ्रेट हैं। स्पेशलिस्ट नॉलेज रिक्वायर्ड, किसी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए जितना स्पेशलिस्ट नॉलेज रिक्वायर होगा उतना ही नए बिजनेस के लिए एंटर होना जो है वो मुश्किल होगा। क्या कह रहा है, उतना ही नए बिजनेस के लिए एंटर होना मुश्किल होगा। तो ये क्या है, थ्रेट है। क्या कह रहा है, क्या हर बंदा पैसे के साथ सीए फर्म बना सकता है? नहीं, सीए फर्म बनाने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना क्या है, एक स्पेशलिस्ट नॉलेज है, और ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए कितना खज्जल ख्वार होना पड़ता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये एक थ्रेट है जिसकी वजह से नया एंट्रेंस फर्म में, इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू द फर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू द फर्म, क्या ये थ्रेट है? नहीं। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ कंपैटिटर्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ कंपैटिटर्स, अगर प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये तो कंपैटिटिव राइवरी में हमने पॉइंट पढ़ा था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या कह रहा है, कंपैटिटिव राइवरी है या फिर इसको आप थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में लेके जा सकते हो। क्या कह रहा है, पोटेंशियल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन फॉर एग्जिस्टिंग फार्म, प्रोटेक्शन फॉर एग्जिस्टिंग फार्म, मीन अगर एग्जिस्टिंग फार्म ने एक टेक्नोलॉजी के कॉपी राइट्स लिए हुए हैं तो क्या एक नया एंट्रेंस उस टेक्नोलॉजी पे जाके बिजनेस अपडेट कर सकता है? नहीं। तो ये क्या है, थ्रेट है। क्या कह रहा है, सो ए और डी ये दो थ्रेट है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ने MCQ ठीक अटैम्प्ट नहीं किया, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। MCQ number 5, the individual products or business unit of the firm can be plotted on a BCG matrix as a circle. The size of the circle shows the relative. BCG matrix आपने पढ़ा होगा, डॉग, कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड, स्टार। क्या ख्याल है, यू मैट्रिक्स बनती थी जिसमें दो फैक्टर लिए जाते थे, एक रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर, और दूसरा मार्केट ग्रोथ। क्या कहला, इनके लो हाई के अकॉर्डिंगली आप देखते थे कौन सा बिजनेस या कौन सी प्रोडक्ट डॉग है, कौन सी कैश काउ है, कौन सी प्रॉब्लम चाइल्ड है और कौन सा स्टार है। अब इनके अंदर क्या देखा जाता था, मार्केट ग्रोथ, वो तो मार्केट की बात है कि ग्रोथ हाई है, मीन सारे बिजनेस की सेल इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। 10% से ज़्यादा से इंक्रीज़ हो रही है तो हम कहते थे ग्रोथ हाई है, लेकिन अगर 10% से कम से डिक्रीज़ हो रही है या डाउनफॉल में जा रही है तो फिर मार्केट ग्रोथ लो है। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को हम कंपेयर करते थे उनके मार्केट शेयर के अकॉर्डिंगली। मार्केट शेयर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर, किसके पास ज़्यादा है उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, किसके पास कम है उसका मार्केट शेयर लो है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर कैसे पता चलेंगे, सेल से, सेल की अमाउंट से पता चलेगा। एक बिजनेस की सेल दूसरे से ज़्यादा है तो दिस मीन उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है तो उसका मार्केट शेयर हाई है। एक ही सेल उसका हाफ है तो इसका मार्केट शेयर क्या है, लो है। किस बेस पर ये आप डिटरमाइन कर रहे हो, पैसे की बेस पर, मनी वैल्यू की बेस पर। क्या कह रहा है, जिसकी बेस पर आप कहते थे कि सपोज इसके अंदर जो बड़ा सर्कल है वो बड़ा बिजनेस यूनिट है, छोटा सर्कल जो है वो छोटा बिजनेस यूनिट है। सो द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर बिजनेस यूनिट ऑफ द फर्म कैन बी प्लॉटेड ऑन द BCG मैट्रिक्स एज ए सर्कल। द साइज ऑफ द सर्कल शोज द रिलेटिव time taken for the product to reach the stage, money value of sales for the product, brand value of the product, market growth of the product।
तो किसकी बेस पर देखा जा रहा है? मार्केट शेयर की बेस पर। मार्केट शेयर किसकी बेस पर देखा जा रहा है? सेल की बेस पर। तो कौन सा अपना ऑप्शन बी। और ये आई कैप बुक के अंदर से लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। आई कैप बुक के अंदर जहाँ पे BCG मैट्रिक्स है उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है। इसलिए आई कैप बुक के अंदर से 1-2 MCQ वहाँ से लाइनें उठा के बन रहे हैं, इसलिए उसे भी रीड करना है जी। MCQ नंबर 6 की तरफ चलें। अ सिस्टम दैट टेक्स द जेनेरिक फार्मूला ऑफ मेडिसन and recommend all the different brands of medicine available in the pharmacy for that generic formula is an example of। मीन सिस्टम में आपने किसी मेडिसिन का एक फार्मूला एंटर किया, सिस्टम ने देखा इस फार्मूला के ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन है वो सारी उसने आपको लिस्ट दे दी। ये कौन सा सिस्टम है? एक्सपर्ट सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसका काम सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग करना है, मीन ये अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या इसका काम है ये? एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करती है, जो टॉप मैनेजमेंट को इंटरनल एक्सटर्नल डाटा प्रोवाइड करता है ताकि वो डिसीजन ले सकें, क्या इस सिस्टम का काम है ये? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को, एसेट को मैनेज करना है, क्या इस सिस्टम का काम है ये? नहीं। तो एक फार्मूला अगर आपने दिया है तो उस फार्मूला के ऊपर किस किस कंपनी की कौन कौन सी मेडिसिन है या मिलती जुलती कौन सी मेडिसिन है, तो ये कौन बताएगा? एक रोबोटिक सिस्टम ही बताएगा। कौन सा? एक्सपर्ट सिस्टम। क्या कहला? और उसके बाद अगला MCQ फिर आई कैप बुक के अंदर से लाइन उठाएगी। द यूज़ ऑफ इनकरप्शन, इनकरप्शन का एक टॉपिक है चैप्टर 4 के अंदर। द यूज़ ऑफ इनकरप्शन टू प्रोटेक्ट अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्स इनकरप्टिंग द डॉक्यूमेंट विद पब्लिक की एंड डीकरप्टिंग इट विद प्राइवेट की। तो ये लाइन बुक के अंदर लिखी गई है कि डाटा को इनकरप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज़ होती है और डीकरप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज़ होती है। तो यही ऑप्शन है इसकी। ये भी आई कैप बुक के अंदर से लाइन उठाएगी। MCQ नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा फाइनेंसिंग? मीन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक MCQ पहले आया, एक फिर आया। इनफैक्ट हर पेपर के अंदर ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का एक MCQ आया है। सो कौन सा डिफरेंस है बिटवीन मुदारबा एंड मुशारका? मुदारबा जिसमें एक पार्टी मुदारी बिजनेस को चलाता है, रब्बुल माल इन्वेस्टमेंट करता है और लॉस की सूरत में रब्बुल माल का पैसा जाएगा। मुदारिब का लॉस फाइनेंशियल नहीं होगा, प्रॉफिट प्री एग्रीड टर्म्स के ऊपर ये शेयर करेंगे। मुशारका दोनों पार्टी इन्वेस्टमेंट करती हैं, दोनों या एक चलाता है और प्री एग्रीड पे प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। लॉस की सूरत में दोनों को नुकसान होगा क्योंकि लाइक पार्टनरशिप है। क्या कह रहा? इन मुशारका प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली वाइल इन मुदारबा प्रॉफिट्स आर शेयर्ड ऑन अ प्री एग्रीड रेशो। क्या ये बात ठीक है? दोनों में प्री एग्रीड रेशो के ऊपर प्रॉफिट शेयर होते हैं। ये नहीं कि मुशारका में इक्वली होंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। दोनों इन्वेस्टमेंट की है लेकिन एक बंदा अगर चला रहा है दूसरा चला नहीं रहा, तो जो चला रहा है उसको प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा जाएगी ना। क्या कह रहा है? तो प्री एग्रीड रेशो पे दोनों चलते हैं। पार्ट बी। इन मुशारका ओनली वन पार्टी प्रोवाइड्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मुशारका में ऐसे होता है? नहीं, ये तो मुदारबा में होता है कि एक पार्टी मैनेजमेंट करती है और दूसरा पैसा देता है, मुदारिब और रब्बुल माल। क्या कह रहा है? तो पहली लाइन ही गलत होगी। वाइल इन मुदारबा ऑल पार्टी शेयर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, ये उल्ट हो गया। पार्ट सी। इन मुशारका बोथ पार्टीज प्रोवाइड्स कैपिटल वाइल इन मुदारबा ओनली वन पार्टी प्रोवाइड द कैपिटल। यस, रब्बुल माल इन्वेस्टमेंट करता है, सी ठीक लग रहा है। डी भी पढ़ते हैं क्या? इन मुशारका लॉसेज आर बॉर्न बाय ऑल पार्टीज वाइल इन मुदारबा लॉसेज आर बॉर्न बाय मुदारिब। मुदारिब लॉस बेयर करता है मुदारबा में? नहीं, रब्बुल माल जिसकी इन्वेस्टमेंट है, माल देने वाला, वो लॉस मेनली शेयर करता है। मुदारिब का तो सिर्फ टाइम और स्किल जाएंगी। तो डी ऑप्शन आखिरी लाइन से गलत होगी। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? सी। क्या ख्याल है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। गड़बड़ है कॉन्सेप्ट में तो ऑप्शन भी गलत। जी, MCQ नंबर 9। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? कौन से दो कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं हैं? रटा।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस ये कॉन्सिडेंट है उस लिस्ट में। इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस ये नहीं है। नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट ये है, और स्टॉक मार्केट इंडेक्स ये कॉन्सिडेंट नहीं, लीडिंग है। एमसीक्यू नंबर 10, मीन वैल्यू शेयर प्राइस, ये खैर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैट का इग्नोर करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11, वाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अप्रेजल हमने पढ़ा हुआ है। एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव आ जाए तो एक्सेप्ट नहीं करना। 2 प्रोजेक्ट हैं, कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा एक्सेप्ट करना है? जिसकी एनपीवी हाईएस्ट है। दोनों की नेगेटिव है तो देखना है किसकी कम नेगेटिव है। ऐसी है क्या ख्याल है? सो वाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, द फाइनेंस डायरेक्टर कंक्लूडेड दैट द प्रोजेक्ट हैज़ ए पॉजिटिव एनपीवी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टेड व्हेन डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 18%। मीन एक प्रोजेक्ट की 18% डिस्काउंट फैक्टर पे, डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन वैक से। क्या ख्याल है? सो 18% डिस्काउंट फैक्टर से एनपीवी निकाली तो एक प्रोजेक्ट की पॉजिटिव निकली, दिस मीन एक्सेप्टेड है प्रोजेक्ट। व्हाट वुड बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस प्रोजेक्ट? आईआरआर क्या होता है? जहां पे एनपीवी 0, तो अगर एक प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है 18% पे, तो आईआरआर निकालने के लिए हम क्या करते थे? नेगेटिव एनपीवी लेने के लिए डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज करते थे। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज करोगे तो एनपीवी नेगेटिव जाएगी, डिस्काउंट फैक्टर डिक्रीज करोगे तो एनपीवी पॉजिटिव जाएगी। क्या ख्याल है? अब चूंकि पॉजिटिव एनपीवी है 18% पे, तो एनपीवी 0 कहाँ पे होगी? 18% से ज़्यादा पे या कम पे? क्योंकि नेगेटिव पे जाने के लिए आपको क्या करना है? डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज करना है। क्या ख्याल है? इंक्रीज करते करते बीच में कहीं पे 0 भी आएगा ना, तो 0 मीन आईआरआर। क्या ख्याल है? तो आईआरआर 18% से ज़्यादा होगा ना। क्या ख्याल है? हाँ, समझ आई बात? वट वुड बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस प्रोजेक्ट? इट वुड आल्सो बी 18%? नहीं, क्यों? अगर 18% पे पॉजिटिव है तो आईआरआर पे तो एनपीवी 0 होती है ना। क्या ख्याल है? इट वुड बी लोअर देन 18%? नहीं, वहाँ पे तो और पॉजिटिव होगी। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर कम करोगे तो एनपीवी और पॉजिटिव हो जाएगी। इट वुड बी हायर देन 18%? यस। क्यों? ज़्यादा करने से नेगेटिव एनपीवी की तरफ आप जाओगे ना, तो बीच में कहीं पे 0 भी आएगी। इट वुड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स एंड कुड बी हायर और लोअर? नहीं, कौन सी ऑप्शन? क्या कहला है? कॉन्सेप्ट मीन मैरिक एरिया का भी सिर्फ प्रैक्टिस 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 नहीं, कॉन्सेप्ट भी चाहिए। जी एमसीक्यू नंबर 12, which of the following is the corrupt data that replicate itself within the system moving from one file program to another? worm की ये डेफिनेशन, लेकिन ये अब हमारे सिलेबस से आउट हो गया। टाइप्स ऑफ वर्ड्स इस टॉपिक खत्म हो गया। एंड एमसीक्यू नंबर 13, बिजनेस may try to influence the government policy by mobilizing employees, stakeholder, customer etc. मीन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बिजनेस इन्फ्लुएंस करता है स्टेक होल्डर्स के थ्रू। कौन से स्टेक होल्डर्स? एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर, कस्टमर, इनको अपने मसले बता के टू सपोर्ट देयर एजेंडा। द मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इज कॉल्ड एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट। क्या ये एडवर्टाइजिंग है? नहीं। स्टेक होल्डर के साथ अच्छे रिलेशन हो, कोलिशन हो, तो उससे आप जो है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो उनके थ्रू। तो ये क्या है? स्टेक होल्डर कोलिशन की डेफिनेशन है। ट्रेड एसोसिएशन ये नहीं है और पब्लिक रिलेशन भी ये नहीं है, चैप्टर 1 से। जी ये तो एमसीक्यूज टेस्ट किए गए। कैप 6 MFA। आज के लेक्चर में हम ऑटम 23 का जो पास्ट पेपर है उसको कवर करते हैं, देखते हैं एग्जामिनर ने क्या क्या एरियाज टेस्ट किए और किस तरह से टेस्ट किए। एक अच्छा बैलेंस पेपर था, इसको हम ना तो टू इजी कह सकते हैं और ना ही टू मच डिफिकल्ट था। इनफैक्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आईकैप बुक में से टेस्ट किए गए, लाइक सिमिलर क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। तो इतना मुश्किल पेपर नहीं था। हाँ, एक अच्छा बैलेंस पेपर था, लाइक सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट ही पास कर सकता है। तो जिसने प्रॉपर सिलेबस कवर किया हुआ है, सारी प्रैक्टिस साथ साथ की हुई है, वो इजीली इस पेपर को पास कर सकता था। सो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं।
पहले हम सेक्शन ए कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बी कवर करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए पे हम फोकस करेंगे। MCQs relating to autumn 23 पेपर, MCQs relating to autumn 23 पेपर, और हमारे MFA के पेपर में 50 मार्क्स के MCQs हैं जो कि मैनेजरियल और फाइनेंशियल के दोनों पोर्शन से मिक्स टेस्ट होते हैं। MCQ1 की बात करें, MCQ1 for 1 mark. The higher management is considering to implement a structured risk management process in the organization. चैप्टर 12 हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर ISO 31000 था पहले सिलेबस में, लेकिन अब वो आउट हो गया सिलेबस से। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का एरिया जो है उसके अंदर अभी भी है। तो थ्योरेटिकल से ऐसा कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं टेस्ट हुआ। हाँ, एक दफा क्रेडिट रिस्क के बारे में एग्जामिनर ने 2-4 नंबर के टेस्ट किया था। अदर्स नॉर्मली 1-2 MCQs मस्ट टेस्ट होते हैं। So the higher management is considering to implement a structured risk management process in the organization. Management risk management process implement करना चाह रही है। Which of the following should be considered the most fundamental step? The most fundamental step means ज्यादा जरूरी क्या होगा? Procuring tools for risk evaluation, risk evaluation के लिए tools जो है वो procure करना। Establishing a dedicated risk management department, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना। फॉर्मुलेटिंग अ रिस्पॉन्स टू पोटेंशियल रिस्क, मीन जो रिस्क बिजनेस को फेस करना पड़ रहे हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना। और सेटिंग ए क्लियर एक्सपेक्टेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड ओपन डायलॉग। तो ज्यादा जरूरी क्या है, क्या इधर जो है वो कंपनी को कोई रिस्क मैनेजमेंट टूल जो है वो बाय करने हैं, या कोई रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना है, या जो रिस्क फेस किए हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। ये तो रिएक्टिव अप्रोच होगी सी। हाँ, डी क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसकी अवेयरनेस देनी है और लोगों के साथ डिस्कस करना है ताकि लोग विलिंग टू प्रिपेयर होंगे हाउ टू मैनेज द रिस्क। उसके बाद आप बाकी चीजों की तरफ जाओगे। तो ये ऑप्शन डी है, ये हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी जो है वो है। इस तरह की बातें हमने रिस्क मैनेजमेंट में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। Question number 2. Which of the following statement correctly defines disruptive technology? Disruptive technology means changing the way of business by the use of technology, not only for the business, for the consumer as well. जितने भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस में लेके आना ताकि बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने का वे जो है वो टेक्नोलॉजी से चेंज किया जा सके। So, which one correctly defined disruptive technology? An innovation that has minimal impact on existing system or habit, not minimal। पूरा का पूरा बिजनेस हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करने की कोशिश करनी है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। An innovation that significantly alters the way consumer operate but doesn't affect industry or business। No, industry, business, consumer हर चीज को आपने जो है वो अफेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करना है। An innovation that significantly alter the way consumer, industries or business operates and sweeps away the system or habit it replaces due to its superior attributes। हाँ, यहाँ पे एक बात ठीक नजर आ रही है कि सब कुछ आपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है वो चेंज करना है। D. An innovation that affect only industry and business। No, only industry and business नहीं, कंज्यूमर को, कस्टमर का भी हमने वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो चेंज करना है। तो सी ऑप्शन ठीक नजर आ रही है, किसी MCQ था 1 मार्क के लिए। Number 3. Which of the following is not a component of microeconomic environment? Microeconomic concern with the behavior of an individual firm or industry। While macroeconomics क्या थी? Study of economics at national or international level, mean whole of the economy, that is macroeconomic। Micro क्या था? Study of economics at individual person, individual firm, mean business, and individual industry level। So कौन सा microeconomic नहीं है, mean macroeconomic factor है? Consumer behavior micro है। Broad economic factors that affect the entire economy, तो ये पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर है, तो ये मैक्रो है। Demand and supply forces in marketplace,
एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात हो रही है, इसमें डिमांड सप्लाई क्या है, तो ये भी माइक्रो का पार्ट है। मार्केट एनवायरमेंट, एक मार्केट की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये भी माइक्रो है। तो कौन सा माइक्रो नहीं है, मीन मैक्रो है, भी इजी। क्या कह रहा है? नंबर 4, nowadays consumer increasingly rely on ratings and reviews from previous buyers। तो चीज बाय करते वक्त कंज्यूमर क्या करता है, गूगल पे बिजनेस के उस प्रोडक्ट के रिव्यूज जो है वो देखता है। मीन अगर पॉजिटिव रिव्यूज हैं एक बिजनेस की प्रोडक्ट के बारे में, मीन एक ब्रांड की प्रोडक्ट के बारे में, तो वो उसी को प्रेफर करता है टू बाय, स्पेशली थ्रू ऑनलाइन मीन्स। When making purchasing decisions, this is an example of which social factor? मीन ये कौन सा सोशल फैक्टर है? एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल्स। यस, लोगों के अब एटीट्यूड लाइफ स्टाइल बन गए हैं कि वो क्या करते हैं, पहले रिव्यूज लेते हैं। डेमोग्राफी, टाइप ऑफ सोसाइटी, no, it's not relating to type of society. Law and order, there is no link of law and order. Is relating to health, not only health, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम जो है वो रिव्यूज लेते हैं। तो ये मेनली क्या है, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल्स। नंबर 5, पहले 4 एमसीक्यूज देखे जाएं तो 4 नंबर के लिए मैनेजरियल के पोर्शन से थे। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड? डीप डिस्काउंट बॉन्ड कंपनी इशू करती है एट डिस्काउंट प्राइस ऑफ इट्स पार वैल्यू। कब? जब कंपनी को पैसे की जरूरत हो, क्विक कैश चाहिए हो, कंपनी चाहती है फौरी जो है वो बॉन्ड इशू करके पैसे लिए जाएं, तो कंपनी क्या करती है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करती है। डिस्काउंट पे ऑफर करती है, हाँ रिडीम किस पे होगा, पार वैल्यू पे होगा। और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी फिर क्या करती है, थोड़ा सा कूपन रेट भी लो रखती है। हाँ, कूपन रेट लो रखती है, क्यों? कंपनी को पैसे की जरूरत है, इसलिए हाई रखेगी तो आगे पता नहीं फ्यूचर में पे कर सकेंगे ना कर सकेंगे। पैसे की जरूरत कब होती है, जब आपके हालात मुश्किल में होते हैं। लेकिन आप चाहते हो फौरी जो है बॉन्ड बिक जाए, तो आप क्या करते हो, डिस्काउंट पे ऑफर करते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड? अ बॉन्ड विद अ लो कूपन रेट दैट एडजस्ट एनुअली। कूपन रेट तो लो है लेकिन एडजस्ट एनुअली, ये बात कुछ समझ नहीं आई। A bond with a low coupon rate that is sold at a significant discount to its fair value. In fact, fair value नहीं, par value होता है। A bond with a high coupon rate that but sold at a significant discount to its fair value नहीं, high coupon rate नहीं होता। A bond that is available in the market at a significant discount to its issue price, that is available in the market and issue at a significant discount to its issue price available in the market। तो नहीं, बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। तो बी ऑप्शन ठीक लग रही है, लेकिन फेयर वैल्यू, चलें हम पार वैल्यू फेयर वैल्यू सेम एज्यूम कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी। नंबर 6, ERP, चैप्टर 4 आईटी का जो चैप्टर है, मीन मैनेजरियल के पोर्शन से। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनी यूज करती है और बिजनेस के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प देता है। मीन हर तरह का डिपार्टमेंट जो है इस सिस्टम को यूज कर सकता है, उसे हम क्या नाम देंगे, ERP। So ERP system are extensively utilized in organization across various industries and sectors. These software solutions play a pivotal role in optimizing business processes. Which of the following statement about ERP system is true? ERP के बारे में कौन सी बात ठीक है? A, ERP system are primarily used for processing routine transactions like sales order and bookkeeping. Processing routine transaction, no, processing routine transactions के लिए तो हमारे पास जो है वो TPS है, transaction processing system, जो रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस भी करता है। बुककीपिंग के लिए मेनली। ERP system are designed exclusively for providing a senior executive with up-to-date information for decision making. No, इसके लिए executive information system, management information system है senior के लिए, क्योंकि ERP तो at all level use होता है। ERP system are expert system that offers advice and recommendation in specific areas of expertise. नहीं, उसके लिए expert system है।
ERP system aim to integrate multiple information system across the organization and enhance overall business strategy and operation. Yes, इसके अंदर सारे के सारे जो है वो business operation में डिपार्टमेंट जो है वो इंटीग्रेट कंबाइन हो जाते हैं और सब एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन है। क्या ख्याल? इजी। नंबर 7, which of the following is characteristics of a zero coupon bond? Zero coupon bond mean जिसपे इंटरेस्ट रेट जो है, कूपन रेट जो है वो क्या होता है? जीरो होता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन मीन जो बॉन्ड की वैल्यू है उसके बढ़ने पे इन्वेस्टर क्या करेगा? रिटर्न कमाएगा, मीन उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर 7, इन्वेस्टर रिटर्न इज गेन थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन। यस, इसमें इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू रिटर्न कमाता है। क्यों? उसको इंटरेस्ट रेट नहीं है, कूपन रेट नहीं है, उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा। ये बात ठीक लग रही है। बाकी देखते हैं बी, इट कैन हैव ओनली वन एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट तो होती नहीं है। कूपन रेट क्या? इंटरेस्ट। इट इज आइडियल फॉर दोज इन्वेस्टर हु रिक्वायर अ पीरियोडिक रिटर्न। नो, पीरियोडिक बेसिस पे कोई रिटर्न नहीं इसको मिलता। इट कैन नॉट बी सोल्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट। नहीं, कोई भी बॉन्ड है सेल किया जा सकता है मेच्योरिटी से पहले। अगर इन्वेस्टर को जरूरत है तो आगे सेल कर सकता है। तो ऑप्शन ए ही ठीक है। नंबर 8, which of the following statement does not represent the characteristics of asset securitization and sale? Asset securitization, asset securitization क्या है? ये कंपनी जो है वो समटाइम अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में सिक्योरिटीज इशू करती है बैक्ड बाय एनी एसेट। बैक्ड बाय एनी एसेट क्यों इशू करती है? कि कंपनी जो है वो इंस्टेड इंटरेस्ट पेमेंट अपने पल्ले से दे और उसमें रिस्क होता है कि पता नहीं फ्यूचर में कंपनी के क्या हालात होंगे और इंटरेस्ट पेमेंट एक बर्डन है तो वो देना ही देना है, तो उससे कैश फ्लो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है? एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज जो है वो इशू करती है, मीन इंस्ट्रूमेंट इशू करती है एसेट बैक्ड। एसेट बैक्ड मीन कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट है, तो कंपनी इन्वेस्टर को क्या कहती है कि इस एसेट का जो भी रिटर्न होगा उससे आपको आपका रिटर्न दिया जाएगा। लाइक प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कंपनी ने रेंट आउट की हुई है और उसका जो रेंट है उसके अकॉर्डिंगली मीन रेंट की अमाउंट में से जो है वो इन्वेस्टर को क्या करेगा? रिटर्न मिलेगा। इससे इन्वेस्टर को भी एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ये एसेट का जो रिटर्न है वो आना ही आना है, मीन कंपनी के पास कैश हो ना हो मुझे रिटर्न मिलेगा मिलेगा। और कंपनी को भी एक जो है वो सिक्योरिटी मिल जाती है कि मुझे जो है वो अपना कैश फ्लो मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल, मीन कौन सा नहीं मीट कर रहा? इट इज कॉमनली इंप्लॉयड विद इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। यस, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में यूज होता है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मार्केटेबल एसेट इनटू मार्केटेबल वन। नहीं, मार्केटेबल एसेट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। It facilitate the transformation of non-marketable asset into marketable one. Yes, इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस के जो एसेट हैं उनको मार्केटेबल में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम। It enables companies to obtain borrowing rate reflective of the asset rating rather than the company's own rating. बिल्कुल ठीक बात है कि हम अपना जो है वो कैश फ्लो को सिक्योर करने के लिए, मीन कैश फ्लो रिस्क को कम करने के लिए जो है वो बोरिंग कर रहे हैं एसेट की बेस पर। ये बात भी ठीक है। इट इज कॉमनली यूटिलाइज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड के लिए भी यूज होता है, बल्कि मेनली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए ही यूज होता है। तो ऑप्शन डी ठीक नहीं लग रही, बाकी तीन तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नंबर 9, which of the following correctly distinguish between investment return and speculation return? इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, स्पेकुलेशन सट्टाबाजी। सट्टाबाजी का मतलब क्या? शॉर्ट टर्म होती है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी लेते हो और साथ रिटर्न इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में भी लेते हो। जबकि स्पेकुलेशन में आप इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं, आप मेनली किस चीज में फोकस कर रहे होते हो? कैपिटल एप्रिसिएशन में, कि आज वैल्यू कम है एक सिक्योरिटी की, एक इंस्ट्रूमेंट की, और फ्यूचर में वैल्यू बढ़ने का चांस है, तो आप स्पेकुलेशन में जाते हो, आज बाय करते हो लो रेट पे, ताकि जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी आप उसे बेच के रिटर्न कमाओगे। इसमें आप जो रिटर्न है डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में उसमें नहीं चलते।
So which of the following correctly distinguish between investment return and speculative returns? हमने देखना है कौन सा correctly describe कर रहा है investment return को और speculative return को. Investment returns are usually generated only through capital appreciation. No, investment में capital appreciation plus return in the form of interest या dividend भी होता है. While speculation return result from both, no, speculation return mainly जो है वो capital appreciation पे होता है, तो ये बात तो उल्ट कर दी है सभी. Speculation returns are usually derived from non-marketable assets, while investment returns are derived from marketable assets. नहीं, ऐसी बात भी नहीं है. Speculation और investment दोनों marketable बेस पे होती हैं, तो ये बात भी ठीक नहीं है. इनफैक्ट स्पेकुलेशन में तो मार्केटेबल एसेट पे ही आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस मिलेगा. स्पेकुलेशन रिटर्न्स आर यूजुअली जनरेटेड थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन. हाँ, ये बात ठीक है. While investment returns result from both capital appreciation and yield. हाँ, ये बात भी ठीक है, तो ये बात ठीक होगी. बी पढ़ लेते हैं, वो क्या है. Speculation returns are usually derived from marketable asset, while investment returns are derived from non-marketable asset. तो ऐसी बात भी नहीं है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा. क्या ख्याल? Number 10. A negative or inverse yield curve indicate that the market expects. Negative or inverse yield curve. Yield curve हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिसमें इधर हम क्या लेते हैं, सपोज इंटरेस्ट रेट लेते हैं, और इधर हम क्या लेते हैं, टाइम या मैच्योरिटी लेते हैं. सपोज ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है. इधर इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, सपोज 4% है, सपोज 6% है, सपोज 8% है, 10% है, 12% है, और इस तरह का जो है वो कोई इनवर्स यील्ड कर्व जो है वो बनता है, जो क्या इंडिकेट करता है कि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे इंटरेस्ट हाई है, और जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे इंटरेस्ट लो है. शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट पे रिटर्न हाई है, और जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं ओवर द पीरियड जिनकी मैच्योरिटी जो है वो लॉन्ग टर्म है, उन पे इंटरेस्ट लो होगा, और जो शॉर्ट टर्म जिनकी मैच्योरिटी शॉर्ट है उन पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा. So a negative or inverse yield curve indicates that the market expect long-term interest rate to fall at some time in the future. Mean long-term interest rate जो है वो future में fall होंगे. नहीं, देखा जाए तो जो short term है उनके interest rate future में fall होंगे. Short term interest rate to fall at some time in the future. Short term interest rate जो है वो future में उनका interest rate जो है वो fall होने का chance है, ये बात ठीक लग रही है. Short term interest rate to rise at some time in the future. नहीं, short term in future में rise होने का chance नहीं है. Long term interest rate to rise at some time in the future. नहीं, ऐसी बात भी नहीं है. तो मेनली क्या है, पार्ट बी, और ये बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है. नंबर 11. An investor has purchased a put option, call option, put option, on the share of Vertex Limited at a strike price of 50 per share. इनपुट ऑप्शन में आप गए हो 50 पर शेयर एंड अ प्रीमियम ऑफ 7 पर शेयर, और 7 का आपको प्रीमियम देना है. इफ एट एक्सपायरेशन द शेयर ऑफ VL आर ट्रेडेड एट ₹12, मैच्योरिटी डेट पे शेयर की वैल्यू होगी 42. What will be the investor most likely do? इन्वेस्टर क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को या नहीं करेगा? तो 50 आपकी ऑप्शन है, और एक्सपायरी डेट पे जो है वो 42 है. तो दिस मीन आप जो है वो इन दोनों को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली आपको 8 का जो है वो गेन हो रहा है. इन द मनी ऑप्शन है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा. क्या कह रहा है, एक्सरसाइज ऑप्शन एंड मेक अ लॉस ऑफ 15 पर शेयर. नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लॉस तो नहीं, अब गेन हो रहा है. नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन एज द शेयर कैन बी बॉट एट लोअर देन स्ट्राइक प्राइस. नहीं, एक्सरसाइज करेगा. नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं करेगा भाई. एक्सरसाइज ऑप्शन एंड मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 पर शेयर. यस, 8 हुआ है और 7 का आपने जो है वो प्रीमियम देना है, तो नेट गेन आपको कितना होगा, 1 का होगा. तो ऑप्शन डी, सिंपल इजी.
Number 12. A company has purchased an interest rate call option. Interest rate call option, borrow पे या डिपॉजिट पे? डिपॉजिट पे, कॉल, borrow पे, put option. With a strike price of 18% per annum and a premium of 1% per annum for a notional 3 months deposit of rupees 100 million. So, कॉल ऑप्शन है 18% की, 1% आप प्रीमियम दे रहे हो. इफ एन एक्सपायरेशन द इंटरेस्ट रेट इज 15%, मीन एक्सपायरी डेट पे, मेच्योरिटी डेट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो गए, फॉल करके 15% पे. व्हाट वुड बी द नेट एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट एज ए परसेंटेज एनुअल रेट? मिसली मेच्योरिटी डेट पे रेट लो है, ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे, इन द मनी ऑप्शन है 18% और अल्टीमेटली 18% पे जो है वो कॉल ऑप्शन है, 1% का आपने जो है वो इंटरेस्ट दिया है. तो आपका जो नेट एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट एज ए परसेंटेज एनुअल रेट होगा वो क्या होगा, 17 होगा. सिंपल. आपने वाकई ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप आंसर दे सकते. Number 13, sorry. GG Limited, GGL has achieved an annual earning per share of rupees 60. आपकी annual earning per share जो है वो rupees 60 है, and has reinvested 70% of the earning as retained earning while distribute 30% as dividend. Means 60 में से 30% आप dividend देते हो, तो 60 का 30% क्या हुआ, 18 आप डिविडेंड देते, क्या क्या, और बाकी आप रिटेन करते हो. Assuming that GGL is expected to continue this practice every year, तो कंपनी इसी प्रैक्टिस से ही चलती है, जो भी अर्निंग होती है 30% आप डिविडेंड देते हो, 70% रिटेन करते हो. एंड विथ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ 18%, के ई भी आपको दिया गया है. व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच जीजीएल शेयर्स, और आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या बनेगी इन चारों में से, वो आपने देखना है. और हमें पता है मार्केट वैल्यू निकालते वक्त हम क्या करते हैं, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी. और ये डी कौन सा होता है, डी नॉट, या आप डी 1 ऊपर ले लो, फिर 1 प्लस जी नहीं करोगे. क्या कह रहा है, अब इसमें हमें के ही तो दिया गया है, कितना, 18%. डी भी हमें दिया गया है, कितना, 18. तो हमें क्या करना है, इसमें से जी निकालना है, और वो पुट करके हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी. अब जी निकालने के हमारे पास 2 मेथड थे. एक तो डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई हो तो हिस्टोरिकल मेथड से हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई. फिर गॉर्डन का हमारे पास फार्मूला था, G इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू आर. B क्या था, रिटेंशन रेट, और R क्या था, रेट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. और इसमें अगर देखा जाए तो B तो उसने हमें दिया हुआ है कि आपकी कितने % रिटेंशन है, तो रिटेंशन आपकी जो है वो 70% है. और R अब इसमें कोई रेट नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बजाय इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो दिया गया है 18%, तो वो यूज कर लेते हैं. तो हमारे पास जो है वो जी आ जाएगा. इसके अंदर कितना जी आ रहा है, चेक करके लीजिएगा प्लीज, 12.6%. सो 12.6%, 12.6%, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ रही है, 375.3. तो 375.3 कौन सी ऑप्शन है, ए नहीं, बी नहीं, सी क्लोजेस्ट है, तो सी ऑप्शन है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. ओके, ये तो होगी एमसीक्यूज की बात. अगर हम देखें तो 5 नंबर के सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ने टेस्ट किए हैं मैनेजरियल के एरिया से, और बाकी 10 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो टेस्ट किए गए हैं कहां से, फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया से.